बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके मसाइल के हल के हवाले से बात करेंगे। पानी बिजली गैस के मसले की बात नहीं कर रही, आपके अपने मसले की बात कर रही हूँ। वो मसला जो हमें ख़ुसूसी तौर पे रमज़ानुल मुबारक का महीना, जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जिसमें हम चाहते हैं कि पूरे दिल से, पूरे खुलूस से इबादत कर सकें, लेकिन साथ साथ जब हम कभी सुबह में उठते हैं और शीशे में देखते हैं तो कभी ड्राइनेस हो गई है स्किन पे, कभी एक्नी ब्रेकआउट हो गया है, कभी बाल गिरना शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे कौन से ऐसे गलतियां हैं, मैं तो कहूँगी, जो हमसे सरजद होती हैं, जिसके बाद ये सब कुछ होता है। क्योंकि आगे ईद है, ईद के बाद शादियां होती हैं, तो ये पूरे सीजन्स चलते हैं, तो अपना ख्याल रखना भी इबादत के साथ साथ ज़रूरी है। और सिंध टॉक में इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूल, कैसी हैं? सो डॉक्टर बतूल, जिस तरह मैंने कहा कि ये हम सब की अपनी ही शायद कोई कोताही होती है जिसकी वजह से ये स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले स्किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देते हैं। जो ज़्यादातर आपके पास इश्यूज़ आते हैं वो किस हवाले से हैं और कैसे एड्रेस हो सकते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो एक्नी, एक्जिमा, ड्राई स्किन, जैसे आपने बताया, वो फ्लेयर अप हो जाती हैं। अगर आप पहले से आपकी अगर टेंडेंसी है, लाइक मेरी अगर ऑयली स्किन है तो मेरी फ्लेयर अप होगी, क्योंकि पानी का इंटेक फिर इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक के करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हाउ वी कैन फाइंड कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है और कितने ग्लास जो हैं हम पिएँ इफ्तारी के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट इस उससे है कि कोरोना के बाद से इट्स वेरी नेसेसरी कि हम हाइड्रेशन लेवल अपना अच्छा रखें। अगर आप ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में जो वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, तो एटलीस्ट आपका 6 ग्लास ऑफ इंटेक होना ज़रूरी है। और ये 6 ग्लासेस ऑफ इंटेक है 40 to 60 kg वालों के लिए। ठीक है, लेकिन 6 ग्लासेस कितने घंटे के, पूरे दिन के लिए? इफ्तार से लेकर सहरी तक के 6 ग्लासेस एटलीस्ट, क्योंकि अगर आपका फ्रूट का इंटेक है इफ्तारी में तो वो उसको कंपनसेट कर लेता है, क्योंकि फ्रूट जो हैं वो आपके, लोग कहेंगे कि हम तो सहरी में 6 ग्लास पी लेते हैं, वो जो एक फीलिंग में पीते हैं ना कि प्यास ना लगे। लेकिन वो नेसेसरी चीज़ नहीं होती। आप ऊंट नहीं है, इंसान है तो इंसान ही रहिए, इसलिए तो वो आपको कोई सेविंग नहीं देता रहेगा। उससे बेहतर है कि आप इफ्तारी से लेकर सहरी तक के डिवाइड कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर से जो है वो पीते रहिए। अच्छा, बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इफ्तारी से लेकर इशा की नमाज तक के जो है वो 4 to 6 ग्लासेस अपने पूरे कर लीजिए। और उसके बाद, क्योंकि फिर वो ये होता है कि वॉशरूम जाना आना वो इशू होते हैं, बेहतर ये होता है कि इफ्तारी से लेकर इशा तक के आप उसको 6 ग्लासेस को पूरा कर लीजिए। और उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन रखिए आप सहरी तक के। और सहरी में भी आप बिल्कुल नहीं पी लीजिए, क्योंकि किडनी ओवरलोड भी होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। अच्छा। वो आपको कोई बजाय फ़ायदा देने के नुकसान ही दे सकती है, क्योंकि फिर आपने पूरा 12 से 14 घंटे का जो रोज़ा है वो आपने रखना होता है। उसमें फिर आपके इफ़ेक्ट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो आपको पानी की कमी मज़ीद होने लग जाती है, क्योंकि आपने सुबह इतना पानी पी लिया, फिर आप दोपहर हुई, पीक सूरज, गर्मी इतनी, तो बॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती इतनी तेज़ी से, अपने आप को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सुबह भी इतना नॉर्मल पानी पीजिए कि पूरे दिन उसके ऊपर आपकी बॉडी सेटल रह सके। अच्छा डॉक्टर बतूल, ये एक अब क्योंकि 2-3 सालों से या कुछ अरसा और हो गया होगा, रूटीन यही बना हुआ है कि सब सहरी करके नमाज पढ़ के सोते हैं। रमज़ान में आपका 360 ये जो एक चेंज आता है, जो लोग जल्दी भी सोने वाले हैं वो भी ऐसे सोते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की रूटीन ही यही है। अच्छा, इसमें फिर जो हमारा खाना पीना है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। डिनर तो आप कुछ घरानों में ही रह गया है, या अगर डिनर होता भी है तो इफ्तार ज़रूर होती है। इफ्तार में वही समोसे, पकौड़े, सारा कुछ है। तो ये सारी जो हमारी रूटीन का एक 360 डिफरेंस आ गया है और एक चेंज आ जाता है, इससे कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे और बालों पे? देखिए, द थिंग इज़ दैट कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने टाइमिंग्स के लिहाज से बनाया है। अब जो इफ्तारी के बाद आपके हार्मोन्स रिलीज़ होने हैं इशा तक के, वो डिफरेंट हैं। और अगर आप इशा के बाद आराम नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो वो रेस्टिंग फेज में नहीं जाएंगे, वो एक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी वजह से होता है। ये जो हम जाग कर फिर आप 12 बजे बर्गर ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और वो खाया, द थिंग इज़ दैट आप नॉर्मल खाना खाइए इफ्तारी के साथ ही।
ठीक है। मैं तो मना नहीं करती, मैं कहती हूँ भाई आप पकोड़े भी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन फिर उसके बाद ही डिनर कर लीजिए अपना, और फिर वो 6 घंटे का जो गैप आएगा फिर आप सहरी कर लीजिए। लेकिन लोग उसको एक्सटेंड करते हैं जागने की, अच्छा ज़बरदस्ती जागेंगे, भले नींद आ रही हो लेकिन जागते रहेंगे कि नहीं जी सुबह ही सोना है। तो वो जो उस वक्त एक आपकी किडनी, आपका थायराइड ग्लैंड, आपका दिमाग, आपके यूट्रस के हार्मोन सब उस टाइमिंग से रिलेटेड हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, एक्ने फ्लेयर आउट क्यों होती है, जैसे ही ईद आती है आपका रूटीन चेंज होता है, खाना पीना चेंज, एक्ने बिल्कुल आपके ऑल ऑफ ए सडन सिस्टिक एक्ने, पस वाले दाने, अरे भाई 4 दिन बाद शादी है और पस वाले दाने निकल गए। वो रीज़न ही यही होता है कि आपका बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस को बर्दाश्त ना करते करते फिर उसके ऊपर ऑयली फूड, फिर आपका गलत टाइम पे पिज़्ज़ा खाना, दूसरे जंक फूड खाना, गलत चीज़, टाइमिंग्स जो हैं उसके वो आपको गलत बनाते हैं। आपकी किडनी अफेक्ट करेंगे, आपके लिवर एंजाइम्स अफेक्ट करेंगे, और फिर होते होते ये सारी चीज़ें एक के बाद एक पाइलअप होती रहेंगी, और वो आपको एक्ने की सूरत में, स्किन पे जो है एक्जिमा की सूरत में, सोराइसिस, ये सब या बालों के साथ जो स्कैल्प पे आपके ड्राइनेस है, ज़्यादा ऑयलीनेस भी बढ़ जाती है और ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, डिपेंडिंग कि आपका स्कैल्प की हेयर टिक की टाइप कौन सी है। होता है इससे बहुत हेयर फॉल। अच्छा, हेयर फॉल का इशू तो क्योंकि रमजान में या इसके इर्द गिर्द भी अभी मैं देख रही हूँ कुछ अरसे से, और यंगर जनरेशन में इतना ज्यादा है, क्या उसका ताल्लुक भी जागने से और इस रूटीन को फॉलो करने से? प्लस हम जो ऑल ऑफ ए सडन आप शुगर का इंटेक करते हैं अफ्तारी में, शरबत धड़ाधड़ 3-4 गिलास, वो भी लाल रंग के, वो केमिकल पीना जरूरी है। तो कोशिश कीजिए आप उसको इनकॉर्पोरेट करें नेचुरल जूसेस से। नेचुरल जूस लीजिए, नेचुरल फ्रूट्स लीजिए, अल्लाह ताला ने रखे हुए, आप उन्हीं के शरबत बनाकर पीजिए। केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। क्यों होता है, इस वजह से कि जब केमिकल्स बॉडी में जाते हैं वो आपकी अंदर से किडनी को भी ख़राब कर रहे हैं, गुर्दों को साथ साथ आपका लिवर भी अफेक्ट हो रहा है, और फिर यही सारी चीज़ें होता क्या है, आपके हेयर फॉल इसलिए शुरू होता है, ईद आने से पहले आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं और फिर जो है वो सारे बाल आपके अपने हाथ में होते हैं। वो केमिकल ट्रीटमेंट बर्दाश्त ही, क्योंकि हेयर हेल्दी नहीं होते, न्यूट्रिशन मिली भी नहीं होती, सिर्फ उसमें शुगर कंटेंट होता है। शुगर इटसेल्फ हेयर फॉल ज़्यादा कराता है, क्योंकि इंसुलिन लेवल हाई होगा, वो इंसुलिन आपका पूरी सहरी तक के जमा हो रहा है, वो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर आप दूसरे दिन रोज़ा रख ले रहे हैं, लेथार्जिक हैं, सो रहे हैं, सोकर उठ रहे हैं असर पे या जोहर पे, तो आप समझ रहे हैं कि रोज़ा तो बहुत अच्छे जा रहे हैं मेरे, आराम से सोकर उठ रहा हूँ, लेकिन वो इंसुलिन आपकी बॉडी में जमा होता चला अच्छा बतूल, जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये 2 वाइट पॉइजन है, नमक को और चीनी को, यह सही बात है? बिल्कुल हकीकत 2 वाइट पॉइजन। किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है ना वो बहुत, ये दोनों आपने एक सही वक्त पे सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आपको सही वक्त नहीं पता उसका कि मेरी बॉडी के लिहाज से, मेरी टाइप ऑफ बॉडी के लिहाज से उसका सही टाइम क्या है, लेकिन अगर आप नमक आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे तो आप थायराइड के पेशेंट बन जाएंगे। तो आपने लेना ज़रूरी है। कितना लेना है? 0.1 माइक्रोग्राम, यानी इतना सा। अब इतना सा आप दाल में खाइए, अंडे में खाइए, किसी में इतना सा तो वो मतलब मेरे ख्याल में बॉइल्ड अंडा भी जब उसमें भी इतना सा नहीं डलता नहीं आप, लेकिन ये आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट मतलब ये जो है ना वो एक क्या कहते हैं इसको, चिकपी के बराबर, चिकपी से भी, और चिकपी का हाफ। हाँ तो मतलब ये जो आपके वो सफेद उबले हुए चने होते हैं ना उसका भी आधा। बिल्कुल ये कह रही है इतनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन के लिए। तो हम तो कितना नमक खाते हैं, कभी भी कम नहीं हो, हम बहुत नमक खाते हैं, ऊपर से चिड़क के खाते हैं। तो ये बहुत, और हमेशा आयोडाइज सॉल्ट यूज करिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम से बचना है। पिंक सॉल्ट जो यूज करते हैं, पिंक सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट भी आता है क्योंकि उसमें आयोडीन की क्वांटिटी ऑलरेडी होती है, और बाज जो है वो आयोडाइज के साथ मिक्स हुए भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर बतूल, ये बता दीजिए कि इफ्तार और सहरी में अब तक तो जो भी करते रहे, लेकिन आगे क्या ऐसा रूटीन बनाएं जिससे ये प्रॉब्लम्स किसी हद तक कम हो जाएं? मुझे ये तो नहीं लगता कि कोई टाइम पे सोना शुरू कर देगा, लेकिन इनटेक के हवाले से अगर कोई ऐसी बेहतरी हो सकती है, ऐसी चीज़ जो हमें कीप गोइंग रखे और फिर इसके अलावा हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें दूर रखे। देखिए फाइबर 2 किस्म के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपकी बॉडी में फौरन जाकर 1 घंटे के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल को जब्त कर लेता है, आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जब्त कर लेता है। तो कोशिश कीजिए कि सॉल्युबल फाइबर आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें, चाहे वो इफ्तार के टाइम हो, चाहे वो सहरी का टाइम हो। अब सहरी के टाइम पे आप सॉल्युबल फाइबर क्या ले सकते हैं? आप ओट्स ले सकते हैं, आप जो है ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ही रोटी खा ली, आपने चावल खा लिए।
जो भी आप ओट्स आपको पसंद है, आप ओट्स ले लीजिए। इसी तरह आप उस इफ्तार के टाइम पे सॉल्युबल फाइबर में चने आ जाते हैं। अच्छा। तो आप चनों का इस्तेमाल बढ़ाइए। ओके। ठीक है। अगर आप रात में जो है इफ्तारी के साथ खाना खाते हैं तो मेक श्योर आपने एक बोल चना ज़रूर, चाहे वो काला चना हो चाहे सफ़ेद चना हो, तो आप वो खाएंगे तो आपके सॉल्युबल फाइबर का काम करेगा। इससे आपकी ग्लूकोज भी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में नहीं रहेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। जब ये तो एक्सेस आपके फैट जो आ रहा है, जो पसीने की सूरत में निकल रहा होता है, हमें लगता है ना हमें स्किन चिकनी हो रही है, उससे एक्नी ब्रेकआउट्स या वाइट हेड ब्लैक हेड, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आपने सॉल्युबल फाइबर का इंटेक अच्छा करना है। उनमें से आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, उसमें से जो चीज़ आपको पसंद हो। बच्चों को भी आदत डालें और ख़ुद भी। अच्छा, जैसे दही का इस्तेमाल है, सहरी में लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल प्यास नहीं लगती, बिल्कुल प्यास नहीं लगती, बिल्कुल ये फैक्ट है। क्योंकि नहीं, लैक्टिक एसिड होता है बेसिकली उसमें, तो लैक्टिक एसिड हमारे जो ज़बान पे खुलियात होते हैं उनको बहुत कंट्रोल कर लेता है, तो हमें खुश्की नहीं फील होती। अच्छा। जो खुश्क हो जाता है वो फील नहीं होती, इसीलिए कहते हैं आप थोड़ा सा पहले दही खा के फिर नियत कर लीजिए रोज़े की। आखिर में खाइए, ये नहीं पहले आपने खा लिया उसका सारा नाश्ता कर रहे हैं, लास्ट में आप ज़रूर एक चम्मच खा लीजिए। तो वो लैक्टिक एसिड आपके खुलियात को कंट्रोल रखता है, वो प्यास महसूस नहीं होने देता। महसूस नहीं होती। अच्छा, इसी तरह जैसे दूध का शरबत वगैरह बनता है तो उसमें तुख्मे बालंगा जो है वो इस्तेमाल होता है। अब सॉल्युबल फाइबर आ गया। ओके। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तुख्मे बालंगा आप अफोर्ड कर सकते हैं, तुख्मे बालंगा कीजिए। चिया सीड उससे भी बेहतरीन है। चिया सीड में उससे 10% कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हर वो मिनरल, हर विटामिन मौजूद है नुसरत, जो आपके बच्चों की हाइट बढ़ाएगा। यस, इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं, आप डायबिटिक हैं, इट इज़ द बेस्ट थिंग। आप तो हर सूरत आम दिनों में भी आप ले सकते हैं, और सिर्फ आपने 1 स्पून लेना है एक गिलास में। अगर आपने ले लिया तो आपका वो सॉलिड, आप लिक्विड, आपका फुल डाइट हो गई। 1 गिलास दूध, यानी आपने सब कुछ खा लिया उसमें। इट इज़ सो मच नेसेसरी। आप 1 चम्मच में 10 किलो के बराबर ताकत होती है। 1 चम्मच चिया सीड में। अच्छा, चिया सीड भी तुख्मे बालंगा की फैमिली से है, लेकिन चिया सीड थोड़े से बड़े होते हैं, वो वाइटिश और ग्रेइश टाइप के होते हैं और वो ज़्यादा फूलते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप चिया सीड अफोर्ड कर सकते हैं तो चिया सीड पे जो है अपने आपको लेकर आइए, और सुबह भी ज़रूर खाइए। तो ओट्स के साथ दूध में डाल के आपने भिगो दिया, वो फूल जाते हैं। जैसे तुख्मे बालंगा पानी में डालते हैं, फूल जाता है, इसी तरह आपने दूध में डाल दिया, भीग गया, आपने शरबत के तौर पे पी लिया, आपने स्मूथी बना ली, आप दही के साथ डाल के खा लीजिए, आप ओट्स के साथ मॉर्निंग में खा लीजिए। 1 चम्मच काफ़ी होता है और उससे भी प्यास नहीं लगती, वो आपको फुलफिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। चलें, विद दैट डॉक्टर बतूल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी सारी बातें हमें इतनी सी देर में बताई, लेकिन बात वही है कि हम ये बातें सुनते हैं और अहद भी कर लेते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, लेकिन जब करने वाली बात आती है तो हम नहीं करते। जैसे बहुत सी क्रीम्स खरीद लेते हैं, लगाते नहीं है, ड्रेसिंग टेबल पे रह जाती हैं। सो ये तो हमने डाइट के हवाले से और दीगर चीज़ों के और आपकी ब्यूटी को सामने रखते हुए ग़िज़ा से कैसे इलाज हो सकता है वो आपसे पूछा। फिर इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आजकल हमें दुआओं में मज़ीद याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।